ऑफ प्रेसिडेंट प्रशांत सरांचं स्वागत आहे या ठिकाणी. तसेच या ठिकाणी उपस्थित महेशजी दीक्षित सर यांचं या ठिकाणी स्वागत आहे. स्टार्ट कर. इमोशनल डिसिप्लिन की अपन बात कर रहे थे. तो इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब क्या है? जब उसने परचेस किया तब भी कोई रिसर्च नहीं किया, जब सेल किया नेगेटिव एक्सपीरियंस लेके बाहर चला गया. नेगेटिव एक्सपीरियंस यानी जितना वो पैसा अर्न कर सकता था उससे कम अर्न किया और मार्केट से चला गया. मार्केट से चला गया यानी नेगेटिव इम्पैक्ट लेके चला गया कि यार मैंने पैसा तो डाला लेकिन पैसा माइनस हो गया, तो इसमें इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, इसके बाद मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा. तो गड़बड़ क्या हो गई कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो टाइमिंग क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. किस एज में एंट्री कर रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट आप ले रहे हो, क्या ये प्रोडक्ट आपके लिए सही है या नहीं है, ये नहीं मालूम होता है. और कभी कभार अपन क्या करते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं और काफी ज्यादा लॉस होता है. तो एटलीस्ट जब भी आपको मान लो कोई यानी इन्वेस्टमेंट बेचनी है या स्टॉप करनी, तो आस्क योर एडवाइजर कि यार ये मैं करूँ तो ठीक रहेगा क्या, या मैंने कंटिन्यू करना चाहिए. दे डोंट स्टॉप लर्निंग. एक सबसे मेन थिंग है, CNBC वगैरह बहुत से चैनल्स है जिसमें आपको नॉलेज मिलता है, लेकिन एक एक की खुद का भी रिसर्च कीजिए, खुद भी ज्यादा से ज्यादा अपडेट रहिए. क्या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स कौन से अच्छे हैं, मार्केट्स में फिलहाल क्या चीज पे ज्यादा चर्चा हो रही है, एंड ये मैंने लेना चाहिए या नहीं. जो भी अपडेटेड नॉलेज आते हैं आजकल, हर मंडे को वेल्थ मैगजीन आता है टाइम्स ऑफ इंडिया का, तो वेल्थ मैगजीन भी अगर देखो तो भी फाइनेंशियल से रिलेटेड कुछ बातें आप तक पहुंच जाएगी, आप अपडेटेड रह पाओगे. तो लर्निंग स्टॉप नहीं करना है. बहुत से लोग डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं लेकिन कभी कभार कुछ हुआ तो सेकेंड ओपिनियन लेते हैं. तो मेरा यही है कि अगर आपके पास नॉलेज है और आपका एडवाइजर से आप चर्चा करो तो वो चर्चा बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि दोनों को नॉलेज है, दोनों जो डिसीजन लेंगे 101% अच्छा ही लेंगे, क्योंकि दो एंगल से वो चीज को अपन देख पा रहे हैं. तो डोंट स्टॉप लर्निंग. दे प्रोटेक्ट द वेल्थ. दो चीजें अलग है, वेल्थ क्रिएशन अलग है, वेल्थ प्रोटेक्शन अलग है. अभी वेल्थ प्रोटेक्शन क्या होता है कि मान लो आपने LIC ली है, आपने मेडिक्लेम लिया है, आपने पर्सनल एक्सीडेंट कवर लिया है, आपने क्रिटिकल इलनेस लिया है, तो ये सब चीजें अगर आप ले लो तो आप अगर यानी खुदा ना खास्ता लेकिन इनकेस अगर बीमार हो गए, बहुत ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा लगा, या फिर मान लो कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई उसमें ज्यादा पैसा लग गया, तो आपने इतने सालों से जो मेहनत करके पैसा कमाया वो सब हॉस्पिटल में चला जाएगा, रिटायरमेंट में क्या बचेगा. तो वो अगर थोड़ा बहुत ये जितना भी बेसिक कवर लेना चाहिए लेके रखा है तो आपका वेल्थ खत्म नहीं होगा. और फिर जब आप वेल्थ प्रोटेक्ट का डिसीजन ले लेते हो उसके बाद में जो बचा हुआ पैसा है वो आप इन्वेस्ट करो, शेयर्स में करो, म्यूचुअल में करो, किसी भी बात में आप कर सकते हो, लेकिन पहला रिस्क प्रोटेक्शन यानी वेल्थ प्रोटेक्शन होना चाहिए, रिस्क का मैनेजमेंट होना चाहिए. फिर डोंट फॉलो द हर्ड. इसका मतलब ऐसा है कि जो सब लोग बोल रहे हैं ना मार्केट, वही आप करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा. सब पैसे निकाल रहे हो, आप निकालोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी. जब मार्केट का सिचुएशन ऐसा है, जब सब पैसे निकाल रहे हैं तो पैनिक सिचुएशन है, आपने ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए. लेकिन बहुत अपन क्या करते हैं, सब पैसा निकालते हैं तो अपन भी निकाल लेते हैं. तो यानी हर्ड के हिसाब से एक ही यानी सामने वाला क्या कर रहा है उसी हिसाब से डिसीजन नहीं लेना है. अपने आए अपन जैसे बोलते हैं ना, आए बाय सब जगह देख के अपन ने कोई भी डिसीजन लेना है ना. दे थिंक लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म का मतलब 5 साल मिनिमम होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक आपने इन्वेस्टमेंट करना है.
तो अगर आप 20 साल की इन्वेस्टमेंट करते हो, 15 साल की इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसमें 100% रिटर्न बहुत अच्छा बनेगा। सो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। ये देखो, सेविंग करना है या कोई अभी जैसे 6 महीने का इमरजेंसी पर्पस होना चाहिए कि भाई अगर कोई जॉब चला गया, अनसर्टन कोविड जैसा कोई पेंडेमिक आ गया, तो मेरा तो खर्चा चलेगा। उस वक्त अपना खर्चा स्टॉप नहीं होने वाला है, तो इसीलिए कोई अनसर्टनिटी आ जाए अचानक, तो अपने पास यार हार्ड कैश है कि 6 महीने का गुजारा चल जाएगा, 6 महीने में आप दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ लोगे। तो सबसे मेन थिंग, 6 महीने का अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया, 6 महीने का पैसा आपके पास बैक सपोर्ट के लिए है, तो फिर आप जो भी पैसा है लगे तो प्रॉपर वे में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना है। जब तक आपका गोल पूरा नहीं होता है ना, तब तक उस पैसे को हाथ नहीं लगाना है। अगर आपने ये पैसा चाइल्ड एजुकेशन के लिए रखा है, अपने बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए रखा है, भविष्य के लिए रखा है, तो जब तक वो नीड नहीं आती कि यार अब उसका ग्रेजुएशन है, अब उसकी हायर स्टडीज है, अभी पैसा निकालना ठीक रहेगा, तो तभी निकालिए, तब तक मत निकालिए। तो हमेशा इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। दे नेवर प्रोकास्टिनेट। प्रोकास्टिनेट में प्रॉब्लम क्या होता है कि आज नहीं करेंगे, कल इन्वेस्टमेंट करेंगे, परसों इन्वेस्टमेंट करेंगे। ईच डे इन्वेस्टमेंट का ना मैटर करता है। अभी LIC की अगर बात करें तो आप जितना लेट इंश्योरेंस लोगे उतना वो महंगा हो जाएगा, हेल्थ इश्यू आ जाएगा तो हेल्थ एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में लेट एंट्री करते हो, अभी एक मेरा क्लाइंट है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उन्होंने 51 एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 51 में भी स्टार्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं, 60 में रिटायर्ड होना है तो 9 इयर्स है, 9 इयर्स के होराइजन में पैसा बनेगा ही बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है, अगर वो 10-15 साल पहले एटलीस्ट अगर जाग जाते तो मल्टीपल में पैसा एक्स्ट्रा बन जाता। तो ये जो है ना, लेट मत कीजिए यार, अगर लगता है छोटी अमाउंट है ना, उससे भी क्यों ना हो, शुरुआत जरूर कीजिए। तो प्रोकास्टिनेट मत कीजिए। दे आर वेरी केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी। क्रेडिट कार्ड का अपना जमाना है कि यार चलो कहीं सेल लगा है, 50% ऑफ है, इमीडिएटली जाके क्या करते हैं, अपन ले लेते हैं। अगर डेबिट कार्ड का अमाउंट खत्म हो गया, चलो क्रेडिट कार्ड है, ले लेते हैं। लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया, इर्रेशनल परचेसिंग हो गया। इर्रेशनल यानी कि यार जो आपकी नीड है उस पर ना ध्यान देते हुए वांट है उस पर खर्चा कर दिया, इमोशनल बाइंग हो गया। यानी अगर उस वक्त इमोशनल बाइंग नहीं करते, वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाता। लेकिन आपने क्या किया कि क्रेडिट कार्ड है, इमीडिएटली पेमेंट डन कर दिया। तो ये थोड़ा सा, अभी जैसे ना पहले अपन पैसे देते थे तो वो पैसा जा रहा है, 100 की नोट जा रही है, 500 की जा रही है, 2000 की जा रही है, 1000 की जा रही है, तो थोड़ा सा पेन होता था इनडायरेक्ट वे में। लेकिन अभी क्या, स्विफ्ट करो काम होता है, हो जाता है, तो इतना पेन नहीं होता है। लेकिन आप अगर स्पेंडिंग पे आपका यानी ये नहीं रहेगा कंट्रोल, तो फिर माल्या जैसी हालत हो जाएगी। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग योर इनकम। क्या बातें आपने करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो मान लो बहुत से लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो अलर्ट्स आते हैं, उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। आपका जो भी पोर्टफोलियो है, म्यूचुअल का हो, शेयर्स का हो, उस पर थोड़ा सा मॉनिटर कीजिए, ध्यान दीजिए। हर 3 महीने, हर 6 महीने, हर साल में क्या हो रहा है कि ये स्कीम परफॉर्म कर रही है, ये मेरे लिए ठीक है, इससे अच्छा कोई है क्या, मैं पैसा कहीं शिफ्ट करना चाहूंगा क्या, या करना चाहिए क्या। तो आपका पोर्टफोलियो जितना मान लो 10-12%, 15% रिटर्न देना चाहिए, उतना अगर दे रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं है चेंज करने की जरूरत है। तो आपका भी ध्यान पोर्टफोलियो पे होना चाहिए। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट शुरू जरूर कीजिए। क्या नहीं करना चाहिए, जैसे बैंक से बहुत से बार मैसेजेस आते हैं कि आप पासवर्ड शेयर नहीं करना है, तो नहीं करना। शॉर्ट टर्म गेन मत अर्न करो। अभी एक म्यूचुअल की स्कीम है, 2000 में ये स्कीम चालू हुई थी, निप्पॉन की है। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और 20 साल बाद वो, आपको यकीन नहीं आएगा, 1 लाख का 1 करोड़ हो चुका है। लेकिन वो 1 लाख का 1 करोड़ 20 साल में हुआ, लेकिन सबको 1 करोड़ नहीं मिला। किन्होंने 1 लाख का 2 लाख हुआ, विड्रॉ कर लिया, 1 लाख का 5 लाख हुआ, विड्रॉ कर लिया, 1 का 10 हुआ, विड्रॉ कर लिया। हार्डली 3 to 4% ऐसे लोग थे जिन्होंने सच में वेल्थ क्रिएट किया, 1 लाख का 1 CR लिया।
सो शॉर्ट टर्म में यार मत इन्वेस्ट कीजिए, या शॉर्ट टर्म गेन देगा आपको, नो डाउट अबाउट इट, एक सेटिस्फेक्शन देगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसको होल्ड कीजिए। ज्यादा से ज्यादा बहुत ही जरूरत है तो ही फंड्स को विड्रॉ कीजिए, नहीं तो जो इन्वेस्टमेंट है ना उसको रहने दीजिए, आपके इमरजेंसी में वही पैसा काम आएगा। तो शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट जरूर कीजिए, उसका गेन आपको इफेक्टिव रहेगा। डोंट मेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अभी फॉर एग्जांपल है ना, जैसे कुछ लोग रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो रियल एस्टेट इज अ गुड एसेट क्लास, कोई दिक्कत ही नहीं है, रेंटल इनकम अच्छी आ जाती है, और आपको एक है कि यार मेरी यहाँ यहाँ प्रॉपर्टी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेंटेनेंस का है, प्रॉब्लम क्या है, लिटिगेशन का है। तो इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा यूज नहीं होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में कोई इन्वेस्ट करता है, लेकिन हर एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, बहुत ज्यादा फोलियोस है, तो फिर उसको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। बहुत ज्यादा LIC पॉलिसीज है, तो उसको भी थोड़ा सा ट्रैक करना, प्रीमियम सर्टिफिकेट निकालना मुश्किल हो जाता है। तो एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट मत कीजिए, सिर्फ LIC ही नहीं, सिर्फ म्यूचुअल ही नहीं, सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं, सिर्फ पोस्ट ही नहीं, FD ही नहीं, सब जगह थोड़ा थोड़ा पैसा होना चाहिए। दैट इज, आपका जो भी पैसा है वो वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, एक ही जगह पे सभी एग्स नहीं होने चाहिए। बहुत से अगर देखें ना, तो अपने पैंट्स है 2 या 4 मिनिमम पॉकेट्स होते हैं, शर्ट है मिनिमम 1 पॉकेट रहेगा। तो ये जो है ना, ये क्या बताता है कि एक ही जगह पे पैसा नहीं, किसी ने अगर लोकल में आपका पॉकेट का कल्याण कर दिया तो 4 जगह पे पैसा है, तो आप अपने घर पे आराम से पहुंच जाओगे। तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स ना करें, एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, ऐसा है। 6 ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट है जो डायरेक्ट इन्वेस्टर्स करते हैं। अभी डायरेक्ट इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में होते हैं, या कुछ लोग LIC या कोई स्कीम भी लेते हैं तो विदाउट एजेंट लेते हैं। मैं उनके लिए बात कहना चाहूंगा कि वो क्या करता है, एक्ट फर्स्ट डिसीजन ले लेते हैं। आजकल इमीडिएट गूगल बाबा है, गूगल बाबा बोलता है कि यार बेस्ट स्कीम कौन सी है, चलो ये 5 स्कीम्स अच्छी है म्यूचुअल। बेस्ट LIC स्कीम कौन सी है, इमीडिएट ये स्कीम्स है, तो इमीडिएटली बाय कर लेता है। लेकिन क्या वो आपके लिए ठीक है, क्या इसके लूपहोल्स आपको मालूम है? तो ये जो है ना, ये सभी प्रॉब्लम्स है ना आते हैं। तो आपने किसी भी हालत में आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, थोड़ा प्रॉपरली वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, और 10 जगह पे वो पैसा क्या होना चाहिए, होना चाहिए। तो वो पहले क्या करते हैं, एक्ट कर लेते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, और उसके बाद में सोचते हैं कि यार ये इन्वेस्टमेंट मैंने की है लेकिन गलत टाइमिंग पे की है, मेरे को जितना रिटर्न मिलना चाहिए उतना नहीं मिल। ओके, तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स है वो करता है कि पहले क्या करता है, वो डिसीजन ले लेता है, बाय कर लेता है, लेकिन होस्ट 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 तो वो पहले एक्ट कर लेते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, और बाद में सच या ये ठीक था या नहीं, गलत तो नहीं ले लिया, फिर उस पर चर्चा करते हैं। तो ये थोड़ा सा गलत है। हाईली रेटेड स्कीम्स में दो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, आज बहुत अच्छी वो स्कीम है, लेकिन आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ये ठीक है या नहीं, वहां कुछ नहीं, आप क्या करते हो, रिटर्न चेक करते हो 3 साल के 5 साल के लिए, रेटिंग बहुत अच्छी है।
ओके 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 2 सेकंड ओके ओके अभी इशू नहीं आएगा, अभी इशू नहीं आएगा। सॉरी सॉरी, लेकिन क्या मालूम कुछ हो रहा था। ओके ओके ना, ये सेकंड जो उसका प्रॉब्लम है वो क्या है? कि वो स्कीम्स में इन्वेस्ट करता है जो हाईली रेटेड है, और उसके प्लस माइनस उसका पोर्टफोलियो क्या है कुछ नहीं चेक करता है, सिर्फ परसेंटेज है कि इस स्कीम ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए 3 साल में, तो जस्ट बाय इट। थर्ड है अनवांटेड रिस्क लेता है। अनवांटेड रिस्क का मतलब क्या होता है यार, कभी कभार हाई अर्निंग चाहिए ना, इसके लिए रिस्क ले लेता है, लेकिन यार कितने पीरियड तक होल्ड करके रखना है, कब सेल करना है नहीं पता है, तो अनवांटेड रिस्क नहीं लेना है। आप है ना रिस्क को मैनेज करो, या फिर जितना आपसे पॉसिबल है ना उतनी ही रिस्क लो। हाई रिस्क अगर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, डबल डोज वगैरह हो गया तो कल्याण हो जाएगा। नो कॉन्क्रीट प्लान्स। कॉन्क्रीट प्लान्स का मतलब क्या है, आप इन्वेस्ट जब करते हो ना तो गोल के हिसाब से कीजिए। गोल है रिटायरमेंट का और 5 साल में पैसा विड्रॉ कर दिया, रिटायरमेंट के लिए तो अभी 10 साल बाकी है, तो कॉन्क्रीट प्लान नहीं। बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा लग रहा था, लेकिन बिजनेस में कुछ क्रैश आया, कुछ कैश फ्लो का क्रंच आया, इमीडिएटली फंड्स विड्रॉ कर दिए, तो कहाँ ये कॉन्क्रीट प्लान हुए? तो कॉन्क्रीट प्लान के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, गोल के हिसाब से ही इन्वेस्ट होना चाहिए। लेकिन आप अगर डायरेक्ट करोगे ना तो आपको कोई टोकने वाला नहीं रहेगा, आपको कोई यानी जैसे अगर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करते हो या एजेंट के थ्रू करते हो तो एटलीस्ट वो मॉनिटर करता है, वो आपको सही राह बताता है कि क्या आपके लिए ठीक है। लेकिन डायरेक्ट में आप ही राजा हो, आपको जो लगता है वो आप करते हो, तो फिर कुछ गलत डिसीजन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है पैनिक अबाउट वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या है? वोलेटिलिटी यानी अप एंड डाउन। अभी जैसे अपने जो पल्स रेट है ना वो भी अगर एक जैसे हो गया ना तो उसी मिनट को डेथ हो जाएगा। तो उतार चढ़ाव तो लाइफ में चलते ही रहेंगे, वैसे ही मार्केट है, शेयर मार्केट जैसे बोलते हैं, उसमें भी वोलेटिलिटी। अगर आपको वोलेटिलिटी नहीं चाहिए तो सेफर प्रोडक्ट्स भी है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको रिटर्न्स भी ज्यादा चाहिए, वोलेटिलिटी भी नहीं चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो टैक्स के हिसाब से इन्वेस्ट करता है, टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट करता है। तो टैक्स बचाने के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये कुछ ऑप्शंस है सेक्शन 80C के तहत, इसमें आप 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी पहले कौन सी है, तो मान लो अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आपके लिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड होता है, जिसमें 8.5% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। ये एक सेफर प्रोडक्ट है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पीपीएफ के बारे में बताया है। एक इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस करके है ना। व्हाट इज ईएलएसएस? ये ऐसी एक स्कीम है जिसमें 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड है। मान लो अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हो तो 3 साल तक आप पैसा निकाल नहीं पाओगे, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है कि 80C में डिडक्शन मिल जाता है। कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हो ना टैक्स बचाने के लिए, तो वो मिनिमम 3 साल की नहीं होती है, 5 साल के लिए ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन ये एक ही ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसमें 3 साल का इन्वेस्टमेंट किया तो भी टैक्स बेनिफिट मिलता है, रिटर्न्स भी अच्छा मिलता है, क्योंकि ये पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड ही होता है, वेल मैनेज्ड ही होता है, तो लगभग आपको अच्छा रिटर्न ही मिलेगा। डिपेंड कि कब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन से डेट को, कौन से मार्केट सिचुएशन पे, लेकिन ये वेल डाइवर्सिफाइड होता है, तो इट इज कंपैरेटिवली अ गुड ऑप्शन। फिर नेक्स्ट आप ले सकते हो कोई पेंशन स्कीम्स वगैरह, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जनरली 10 इयर्स का इसमें होराइजन होता है। तो 80C के ये कुछ बेनिफिट्स लेने के लिए यानी टैक्स बेनिफिट्स लेने के लिए ये ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा एक ट्यूशन फीस करके एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप बच्चों की फीस भरते हो, कॉलेज की फीस भरते हो, स्कूल की फीस भरते हो, वो भी आप 80C के अंडर क्लेम कर सकते हो। दूसरा होम लोन है। होम लोन में 2 चीजें आती है,
एक आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, एक आपका इंटरेस्ट अमाउंट होता है। जो भी ईएमआई आपने साल भर में दिया, मान लो 10,000 का ईएमआई है तो 1,20,000 आपने दिया, उस 1,20,000 में कुछ हिस्सा इंटरेस्ट होता है और कुछ हिस्सा असल यानी प्रिंसिपल होता है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको 80C में काउंट हो जाता है, और जो आपका इंटरेस्ट है वो मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन है, वो आप क्लेम कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत से लोग इसीलिए ईएमआई जल्दी रीपे नहीं करते क्योंकि टैक्स इससे सेव होता है। अभी मान लो मैंने ऐसा सिंक्रोनाइज किया है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो प्रायोरिटी बेसिस पे कहाँ करनी चाहिए, फिर कहाँ करनी चाहिए, फिर कहाँ करनी चाहिए। अभी पहली प्रायोरिटी तो टर्म प्लान ही होना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, टैक्स भी सेव करना है, तो 2-in-1 प्रोडक्ट ELSS बेस्ट है। सेफर चाहिए तो पीपीएफ अच्छा है, लेकिन 15 साल का लॉक इन है। सीनियर के लिए सीनियर सिटीजन बच्ची है तो खास करके सुकन्या, और बहुत ही कंजर्वेटिव है तो एनएससी कुछ लोग लेते हैं। बाद में मैंने ये कुछ ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन खास करके फर्स्ट जो है वही अच्छे है, यानी रिटर्न्स के हिसाब से, ड्यूरेशन के हिसाब से ये अच्छे हैं। बाकी एफडीज करो तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता है, तो आई डोंट रेकमेंड इट। ऐसा है। एचयूएफ करके है, जैसे आप जो टैक्स सेव करते हो ना, तो वो रेजिडेंट इंडिविजुअल के नाम से आप टैक्स सेव करते हैं, लेकिन एचयूएफ के नाम से भी आप एक अलग सा रिटर्न फाइल कर सकते हो। एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उस नाम से भी अगर आप एक रिटर्न फाइल करते हो तो 1.5 लाख का एक्स्ट्रा सेविंग आप इस माध्यम से कर सकते हो। एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी, टैक्स भी कम लगेगा, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी, तो ये विन विन सिचुएशन है आपके लिए। 7 स्टेप्स क्या है सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग करने के लिए, कि पहली बात तो इन्वेस्टिंग टेक्स टाइम, यानी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 1-2 साल में बनेगा ऐसा नहीं है, थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो यूज राइट फंड्स, कि यार मैंने जो भी पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितने साल के लिए है, पिक्चर एकदम क्लियर रखो, फिर दिक्कत नहीं आएगी। जब भी इन्वेस्टमेंट करो ना गोल बेस्ड ही करो, तो जब तक गोल नहीं पूरा होगा ना तब तक उस इन्वेस्टमेंट को हाथ नहीं लगाओगे। और मेन थिंग, मार्केट साइकिल अप एंड डाउन हर रोज होगी, उसका टेंशन नहीं लेना है क्योंकि गोल अब तक दूर है। करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। अगर सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो अपने आप में कुछ आदतें डालनी होगी, तभी आप बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करोगे। आज आप वॉरेन बफेट की बात करते हो या और कोई सक्सेसफुल इन्वेस्टर की बात करते हो, तो ये सक्सेसफुल कैसे बने, तो ये कुछ चीजें थी जो उन्होंने उनके हैबिट्स में लाई और फिर वो इतने आज सफल इन्वेस्टर्स रहे, बहुत अच्छा डिविडेंड अर्न किया, बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट किया। तो पहला है कि मान लो सक्सेसफुल इन्वेस्टर जो है वो डिले नहीं करते हैं, इमीडिएट स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट अर्ली तो वेल्थ अच्छा बनेगा। इन्वेस्टमेंट करते हो तो कुछ गोल्स सामने रखो, और वो गोल्स कैसे होने चाहिए, स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। थर्ड, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो रिटर्न पाने के लिए कर रहे हो, लेकिन वो रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी जैसे म्यूचुअल में लोग इन्वेस्ट करते हैं, यार मेरे को 30% चाहिए, 20% चाहिए, 15% चाहिए। यार अगर जीडीपी लगभग आपका यानी 6% 7% है, अगर आपका इन्फ्लेशन 6% के आसपास है, तो लगभग 15% रिटर्न इज क्वाइट इनफ, गुड है। इन्फ्लेशन को बीट करके अच्छा रिटर्न मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप 20% 25% कमाना चाहते हो, तो ये थोड़ा सा इरेशनल है। मिल भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता है, लेकिन फिर रिस्क भी ज्यादा होगी। तो एक्सपेक्टेशंस रखो कि यार जो इकोनॉमी अपनी ग्रो हो रही है, इंडियन इकोनॉमी अभी 3 ट्रिलियन की हो गई है, वो 5 ट्रिलियन पे अभी यानी जल्द से जल्द जाएगी अगले 2030 तक। तो ये जो है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो कि यार इतना तो मिनिमम मिल ही जाएगा। दूसरा, हर वक्त इन्वेस्ट करो, जितना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर सकते हो इन्वेस्ट करो, लेकिन स्पेक्यूलेट मत करो। अभी जैसे शेयर्स लेते हो तो ब्लू चिप के लेके रख लो और भूल जाओ, लेकिन फिर अपन ट्रेडिंग करते बैठते हैं और फिर कभी बहुत अच्छा मिलता है, कभी नहीं मिलता है। पैसिव इनकम बिल्ड कीजिए। बहुतों का एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे मान लो नौकरी है और कोविड में वो नौकरी चली गई तो यानी क्या हो गया,
EMI शिफ्ट हो गया अगले 6 महीने के लिए, बर्डन आ गया, डे टू डे एक्सपेंसेस नहीं कर पाए। लेकिन वही अगर आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम रहती, एक सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा पैसिव इनकम रहती, तो फिर आपको दिक्कत नहीं रहेगी। वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपका होना चाहिए, एक भी अगर खाता यानी सोर्स बंद हुआ तो दूसरे सोर्स से आप अपना खर्चा कर सकते हो, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो भी है वो आप मैनेज कर सकते हो। जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तो रिस्क एंड रिसर्च दोनों देखिए, रिसर्च कर कीजिए जब भी आपको इन्वेस्ट करना है, और खास करके स्टिक टू इट। अपन ने डिसीजन लिया 10 साल तक देखना नहीं है, तो फिर 10 साल तक मॉनिटर यानी वो देखिए मत। अभी जैसे बहुत से लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हर रोज एनएवी देखते हैं, तो फिर पैनिक हो जाते हैं, मार्केट में वोलेटिलिटी आती है तब। मिस्टेक से भी सीखिए, बहुत से लोग शेयर मार्केट में पैसा खो देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। तो कितना लेना चाहिए, कितना आपका रिस्क एपेटाइट है, थोड़ा सोच के आप इन्वेस्ट कीजिए। अभी एक सेफर थिंग ऐसा है कि जब भी आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो ये क्राइटेरिया आप प्लीज प्लीज देखिए। फर्स्ट थिंग क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब मैं कितना पैसा डाल रहा हूँ और मेरे को कितना मिल रहा है, सादा सिंपल कैलकुलेशन। मैंने 10 लाख डाला, 12 लाख मिला, 10 लाख डाला, 20 लाख मिला, तो इससे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा। तो वो देखिए कितना है। दूसरा, वो रिटर्न पाने के लिए रिस्क कितनी उठा रहे हो। पूरा पैसा है, अभी मान लो बहुत से लोग क्या करेंगे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन मान लो अगर ये क्या बोलते हैं उसे, कोई गलत जगह पे आपने वो लैंड लेके रखा, लिटिगेशन में अटक गए तो क्या। मान लो पूरा का पूरा पैसा आपने एफडी में डाल दिया और वो एनडीसीसी बैंक की हो गई या फिर पीपल्स बैंक निकली, तो क्या हो जाएगा। तो एक है कि रिस्क कितनी लेना है, पूरा का पूरा जो भी इनकम था ना, पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट में डाल दिया और वो क्रैश हो गया। तो एक ही जगह पे पूरा पैसा नहीं होना चाहिए, तो रिस्क मैनेज हो इतना ही कीजिए। इन्वेस्टमेंट पीरियड देखिए 5 साल, 10 साल, 15 साल। लिक्विडिटी है या नहीं, लिक्विडिटी यानी इमीडिएट कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी रियल एस्टेट बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसमें लिक्विडिटी नहीं है। सामने वाले को अगर पता चलता है इसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आपकी 1 CR की प्रॉपर्टी बहुत कम दाम में मांगेगा। तो लिक्विडिटी भी आपकी इन्वेस्टमेंट में होनी चाहिए। टैक्स क्या है, अभी कैपिटल गेन 2 टाइप के हैं, एक लॉन्ग टर्म है, एक शॉर्ट टर्म है। तो लॉन्ग टर्म में टैक्स कितना लगता है, शॉर्ट टर्म में कितना है, वो भी आप चेक कीजिए कि यार वर्थवाइल है क्या इतना टैक्स पे करना, तब अपन विड्रॉ करते हैं। इन्फ्लेशन का रेट क्या है वो देखिए, वोलेटिलिटी कितनी है, आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हो वो सेफर प्रोडक्ट है, रिस्कियर प्रोडक्ट है, वो चेक कीजिए। इन्वेस्टमेंट प्लान जरूर कीजिए यार, कहाँ पैसा होना चाहिए आपका वेल डाइवर्सिफाइड। और बजट, जैसे मैंने बताया कि बजट बनाइए कि ये महीने में इतना इन्वेस्ट करना है, ये महीने में इतना मेरा खर्चा है, ये महीने में वेकेशन पे जाना है, ये भी आपका बजट होना चाहिए। सिर्फ सेविंग सेविंग नहीं, इंजॉयमेंट भी उतनी ही नेसेसरी है। वेयर टू इन्वेस्ट, ये भी बातें मैंने डिस्कस की है। वेल्थ प्रोटेक्शन, वेल्थ क्रिएशन, ये 2 ऑप्शंस मैंने बताए थे। अभी मान लो अगर आपको शेयर्स लेने हैं, तो शेयर्स लेने हैं, इट इज अ गुड ऑप्शन, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जब आपको शेयर्स लेने हैं तो कुछ बेसिक बातें आप चेक कर लीजिए कि मान लो जो कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं उसका स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है क्या, उसके फंडामेंटल क्लियर है क्या, वो बैंकरप्ट तो नहीं होने वाली, उसकी बैलेंस शीट तो स्ट्रॉन्ग है, उसके पास कैश फ्लो तो अच्छे है, उसका कंपनी का मैनेजमेंट तो अच्छा है, ये थोड़ा देखिए। वो जहाँ पे यानी वो जो भी चीज बना रही है वो प्रॉपरली पैसा अर्न करके देगी या नहीं। अभी जैसे एप्पल, ये बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन वो मोबाइल बहुत अच्छा उसका चल गया, लेकिन बाकी के कुछ प्रोडक्ट्स है वो इतने नहीं चले। तो जो भी आपकी कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका ग्रोथ अच्छा है या नहीं, कोई लिटिगेशन में तो नहीं फंसा है, प्रमोटर का उस कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट है। बहुत से लोग है ना, प्रमोटर्स ही वो इन्वेस्ट कंपनी में से पैसा निकालते हैं और आप खुद उसमें पैसा डाल रहे हैं, तो क्या मतलब है। प्रमोटर्स का इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में कितना है वो देखिए, ताकि आपको पता चले कि उसको उसके कंपनी में विश्वास है या नहीं। फिर सिर्फ समरी मत देखिए कि यार इसका इतना कैश है चलो इन्वेस्ट कर लेते हैं, उसको ट्रैक भी करते जाइए, ऐसा है।
रूमर्स पे जो भी है उसमें आप देखिए कि यार ये सच का है, रूमर है या कोई सच में अलग है, यानी बीवेयर ऑफ रूमर्स। राइट टाइम पे बाय कीजिए, राइट टाइम तक होल्ड कीजिए तो दिक्कत नहीं। मोतीलाल ओसवाल का एक डायलॉग है, बाय राइट एंड सिट टाइट। तो जैसे आपको लगे आप करो, लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ले लिया है तो सिट टू इट। म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत सी बात की, ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है, उसमें आप सिप के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हो। सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका जो भी एडवाइजर है उससे आप बात करो कि आपके लिए कौन सा स्कीम बहुत अच्छा है। अभी एक आइडल जो है, ये कैलकुलेशन हमेशा करते रहना तो दिक्कत नहीं रहेगी। मान लो ऑन एन एवरेज एक इंसान 100 साल जीता है, ऑन एन एवरेज, एक जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ दिया है, तो उसने कौन से एज में कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए ये मैंने बताया। मान लो आपकी 30 साल की उम्र है नॉर्मल, तो 30 साल की अगर उम्र है तो 100 में से 30 गया तो बचा कितना, 70% जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपका स्टॉक्स में होना चाहिए, म्यूचुअल में होना चाहिए, यानी जहां से अच्छा रिटर्न मिले और ज्यादा रिस्क हो, वहां पे 70% इनकम डाल दो, इन्वेस्टमेंट कर दो। और 30% का होना चाहिए, जो भी आपका एज है 30, तो 30% का होना चाहिए एफडीज में होना चाहिए, सेविंग में होना चाहिए, यानी रिस्क नहीं है, लिक्विडिटी जहाँ है, डेप्थ में पैसा है। अगर मान लो आपकी 40 एज है तो 40% आपका सेविंग एफडी में होना चाहिए, बचा हुआ 60% हाई रिस्क में होना चाहिए। 50 है तो वही 50-50 का 50 रिस्क में और 50 सेफर में। तो ये अगर करोगे ना तो दोनों जगह बैलेंस रहेगा, सेफ्टी भी है, ग्रोथ भी है। दूसरा और क्या है कि आप अभी एक बात याद रखो, अपन यूएस में इन्वेस्ट करते हैं या और किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी बात है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अपनी इकोनॉमी आज बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो हो रही है। अभी शेयर मार्केट है ना बहुत ज्यादा क्रैश हुआ था, लेकिन फिर भी एक आध दिन में ही वो रिकवर हुआ, 1000 पॉइंट से कम हुआ पहले दिन और दूसरे दिन 1000 पॉइंट से बढ़ गया। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर्स को उसकी इकोनॉमी यानी इंडियन इकोनॉमी पे पूरा भरोसा है। पहले ऐसा जमाना था कि फॉरेनर्स पे अपन यानी डिपेंड रहते थे, फॉरेनर्स ने इन्वेस्ट किया तो सेंसेक्स बढ़ जाता था, फॉरेनर्स ने पैसा निकाला सेंसेक्स कम हो जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, अपना जो अभी है ना, मेरा देश बदल रहा है ऐसा अपन बोल सकते हैं। क्यों सर? सो जब भी तो फोकस ऑन योर इकोनॉमी, इंडिया बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, इंडियन इकोनॉमी पे विश्वास रखिए एंड 101% इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। पोर्टफोलियो को बैलेंस करते रहिए, रीबैलेंस यानी डेप्थ कितना होना चाहिए, गोल्ड कितना होना चाहिए, इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना है, थोड़ा बहुत रीबैलेंस करना बहुत जरूरी है। ये फाइनेंशियल एडवाइजर आपके लिए करेगा, नो डाउट। अभी एक जस्ट है कि यार मान लो 25 साल का एक पर्सन है, 10,000 रुपया इन्वेस्ट करता है, तो 35 साल तक वो इन्वेस्ट करेगा, तब तक वो 60 एज का होगा, यानी रिटायरमेंट एज के लिए एलिजिबल है। मान लो 35 साल है, 10,000 का इन्वेस्टमेंट है, मंथली है, तो 35 साल में कितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे? एक साल का 1,20,000 होता है, तो 35 साल का कितना होता है देखिए, 42 लाख होगा। 42 लाख इन्वेस्टमेंट आपने 35 साल में किया, वो भी मंथली बेसिस पे किया, 10-10 हजार ही किया,
लेकिन आपका पैसा कितना ग्रो होगा, 6.49 करोड़ यानी 6.5 करोड़ रुपए, अगर ऑन एन एवरेज 12% रिटर्न मिला। यही थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर दे यार, इतना जल्दी क्यों सेव करना है, अभी तो थोड़ी ऐश करेंगे, अभी तो थोड़ी मजा कर लेंगे, अभी तो थोड़ा घूम लेंगे, तो वो बंदा 35 एज में स्टार्ट करता है। लेकिन रिटायरमेंट एज तो पोस्टपोन नहीं होगी, वही 60 में रिटायर्ड होगा, तो अभी 35 से लेकर 60 यानी 25 साल होते हैं। अभी एक साल की इनकम कितना सेव करना है आपको, 1,20,000। 25 साल में कितना सेव करोगे, 30 लाख। 30 का कितना होगा, 1.89 यानी 2 करोड़ भी नहीं। इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी की, लगभग 30 लाख, लेकिन रिटर्न नहीं। वही और थोड़ा दे कि यार ये कर लेता हूँ पहले, थोड़ा सा और कहीं इन्वेस्ट करता हूँ, बाद में देखते हैं यार कुछ करेंगे, तो 45 में वो मान लो शुरू करता है। 45 से 60 15 साल हुए, 1,20,000 सालाना है, 15 साल का 18 लाख होता है, 18 का कितना होगा, 50 होगा, यानी लगभग यानी 2.5 गुना 3 गुना जैसा हम बोल सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ 25 साल में इन्वेस्ट किया, 60 तक होल्ड किया, तो आप विचार करो यार कितना मल्टीपल में पैसा ग्रो हुआ। क्यों ये ग्रो हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कंपाउंडिंग का इफेक्ट है। तो यार जल्दी स्टार्ट करने में ही भलाई है। एफडीज के मुकाबले आप लिक्विड फंड्स में पैसा डाल सकते हो, ईएलएसएस में डाल सकते हो। अभी एफडी अपन क्यों करता है, खास करके इंटरेस्ट के लिए, लेकिन अभी म्यूचुअल फंड्स में भी मान लो एक सेफर इनकम आपको हर महीने, हर साल, हर 6 महीने में मिल सकती है, SWP के माध्यम से, यानी सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान के माध्यम से। तो ये भी है कि एफडी से थोड़ा अच्छा रिटर्न मिलेगा, रेगुलर मिलेगा, आपको जितना अमाउंट चाहिए आप विड्रॉ कर सकते हो। तो ये भी एक ऑप्शन है। अपन एफडी को क्यों इन्वेस्ट करते हैं, इंटरेस्ट के लिए से फिक्स रेट, तो यहाँ भी आपको ये ऑप्शन मिल सकता है। थोड़ा दोनों का कैरेक्टर अलग है, एक राकेश जी झुंझुनवाला है, दूसरे हमारे नीलेश जी शाह है। राकेश जी झुंझुनवाला बुल में यानी बुल स्ट्रेटेजी उनकी होती है, बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल है, इन्वेस्टमेंट जबरदस्त कर सकते हैं, लेकिन तबीयत भी अच्छी है, रिस्क भी उठा सकते हैं, ऐसी तबीयत है तो शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यार हेल्दी रहना है, खुश रहना है, तबीयत अच्छी लास्ट मिनट तक होना चाहिए, डायबिटीज या अटैक से नहीं जाना है, तो यार नीलेश शाह या जैसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अगर रखो तो दिक्कत नहीं है, यानी म्यूचुअल या और भी कुछ सेफर रिटर्न्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मैंने बताया आपका एसेट एलोकेशन कहाँ होना चाहिए, कुछ हिस्सा इक्विटी यानी स्टॉक, कुछ हिस्सा डेब्ट यानी मान लो एफडीज हो सकता है या ओवरनाइट फंड्स वगैरह हो सकता है, और कुछ हिस्सा गोल्ड में होना चाहिए। इन्फ्लेशन का रेट कितना है, तो वो है 6.95, और जीडीपी अपने देश की है 8.9%, ग्रोथ जो अभी फिलहाल इंडिया का है दैट इज 8.9। तो मैंने बताया कि लगभग 15% रिटर्न आपको लगभग मिलना चाहिए, ज्यादा मिला तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 15 तो लगभग मिलना चाहिए। अभी आप बोलते होंगे कि यार म्यूचुअल म्यूचुअल म्यूचुअल, लेकिन मैं अगर म्यूचुअल में इन्वेस्ट करने जाऊं तो इतनी कंपनीज है, इतनी स्कीम्स है, मैं कहा और कौन सा स्कीम मेरे लिए बेटर है, थोड़ा सा आपके सामने शायद ये सवाल होगा। तो ऐसा ही सवाल ये महिला ने जब पूछा, तो हमारे नीलेश जी ने क्या आंसर दिया है कि यार मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाने से अच्छा है ना कि डॉक्टर के पास जाओ, उनकी मदद लो, उनसे कंसल्ट करो, तो आपके हेल्थ के लिए क्या अच्छा है वही आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। तो टेक अ बेटर चॉइस, टेक द राइट चॉइस, कंसल्ट योर गुड फाइनेंशियल एडवाइजर। एक अगर अपन बात करें ना, तो महाभारत की बात करते हैं, श्री कृष्ण जी है और अपने अर्जुन है। अर्जुन जी लड़ाई करने के लिए तैयार थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, एक स्टेज आई तब उन्होंने हथियार डाल दिए, यानी बाण वगैरह सब नीचे, कि यार अभी मैं लड़ाई नहीं करूंगा। लेकिन तब श्री कृष्ण जी थे, जब उन्होंने गाइड किया, हर वक्त उनका सारथी बन के उनको गाइड किया, और इसीलिए महाभारत का युद्ध वो जीत पाए। तो एक विचार कीजिए, अगर वो श्री कृष्ण भगवान अगर अर्जुन के सारथी न रहते, तो क्या अर्जुन ये जो भी विजय है हासिल कर पाता क्या? तो मेरा हिसाब से आंसर ना है।
कोई अगर आंसर देना चाहे तो इट इज वेलकम। लेकिन ये एक सत्य है कि अगर सारथी आपका श्री कृष्ण जी जैसा है तो सामने कोई भी संकट है 101% उस पर आपकी मात है और आपका विजय 101% है। लेकिन वही अगर आप खुद ही लड़ाई कर रहे हो तो कभी बहुत अच्छा रिटर्न भी बनेगा, कभी नहीं भी बनेगा। तो बेस्ट कि आपका एक सारथी अच्छा होना चाहिए। कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स कि यानी जो स्पेशल लोग हैं उनसे अपन कुछ देखते हैं। अपन एंडिंग की तरफ अभी बढ़ रहे हैं। रिस्पेक्ट द मार्केट, हैव एन ओपन माइंडेड, नो व्हाट टू टेक, नो व्हेन टू टेक अ लॉस। यानी मार्केट का यानी आप पल्स देखिए, कब इन्वेस्ट करना है, कब वहां से बाहर निकलना है, कितना लॉस करके बाहर निकलना है या कितना प्रॉफिट अर्न करके निकलना है, ये आप पे है। इमोशनल इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, नहीं तो लॉस ही होने वाला है। इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे करो जो आपको समझता है, जो आपको डर नहीं लगता है, या जो समझ के आप कोई डिसीजन ले सकते हो, तो वहां इन्वेस्ट कीजिए। Although money can be counted, what really counts is how money can be managed. बहुत लोग पैसा तो अर्न कर लेते हैं लेकिन मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आपका इन्वेस्टमेंट एक प्रॉपर जगह पे होना चाहिए, आपका पैसा प्रॉपर जगह पे मैनेज होना चाहिए। एक 2 मिनट के लिए अपन यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं। शेवटचे 5 मिनिटं घेईल सर। ये दोनों भाई है मेरे दो अनमोल रतन। ऐसा कोकिला बहन कहते हैं कि यार एक है मुंह जिसके पास कैश है और दूसरा है अनिल यानी कैश नहीं है। मेरे दो अनमोल रतन कौन कहते हैं? कोकिला बहन। और कौन है वो दो रतन? मुकेश एंड अनिल। मुंह के पास क्या है? कैश है। और बेचारा क्या है? निल है। तो ऐसा क्यों हुआ? दोनों के हालात क्या है? एक जो मुकेश है उनके पास कंपनीज का इतना नेटवर्क है, मल्टीपल में ग्रो कर रहे हैं, रिचेस्ट पर्सन की यादी में है। और एक जो भाई है उनका अगर वर्क देखा ना तो कम कम हो रहा है, नेटवर्क जिसे अपन बोलते हैं कम कम हो गया। ये ऐसा क्यों हुआ? एक ही रीजन क्या था कि इनका एडवाइजर प्रॉपर नहीं था। पैसा तो बहुत आता था लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करना है, कौन से बिजनेस में करना है, कौन से एसेट क्लास में करना है, ये शायद ये नहीं जानते थे। और आज ये हालत है, ऐसा है। ये नेक्स्ट ऑप्शन सीसीडी के मालिक जिसे अपन बोलते हैं, बहुत अच्छा पैसा सीसीडी में मिल रहा था लेकिन क्या हो गया, वो बिजनेस का पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने लग गए। और क्या हुआ, वो जो रेंट था, वो जो भी उनके सीसीडी थे, रेंट, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, वो मैनेज नहीं कर पाए और फिर अंत में सुसाइड करना पड़ा। ये जो लोग हैं, बहुत से लोग बैंकरप्ट हो गए कोविड के पीरियड में। प्रॉब्लम है, जिनको अपन आइकॉन समझते हैं, सेलिब्रिटी समझते हैं, ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फाइनेंशियल क्रंच आया, प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो बहुत जरूरी है कि पैसा तो हर कोई कमा लेता है लेकिन मैनेज हर कोई नहीं कर पाता है। मैनेज करने के लिए एक एक्सपर्ट को ही आपको हायर करना चाहिए। अभी जैसे केबीसी में कोई 1 CR जीता, कोई 3 CR 5 CR जीता, वो भी एग्जाम्पल मैंने रखे। लेकिन जो इंस्टेंट मनी आया ना वो टिका नहीं पाए और आप देखो कि उनकी हालत बहुत बेकार है। क्यों? क्योंकि इजी मनी आ गया ना तो मनी मैनेज करने का तरीका नहीं मालूम था, इसीलिए पैसा आके भी लक्ष्मी जी टिके नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है, स्पेंडिंग पे ना कंट्रोल नहीं है। पुअर क्यों पुअर है? क्योंकि वो स्पेंड करते हैं। जो मिडिल क्लास है वो सेव करते हैं लेकिन जो अमीर है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। तो सिर्फ सेविंग मत कीजिए दोस्तों, इन्वेस्ट कीजिए। क्रेडिट कार्ड के भरोसे ही मत रहिए। छोटी सी इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, मान लो लेकिन वो धीरे 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 ऐसा मस्त बटरफ्लाई बनेगी
और आपका जो भी सपना है वो हकीकत में पूरा करेगी। तो ये वॉरेन बफेट जी के कुछ डायलॉग्स कुछ स्पेशल है। अर्निंग्स एक ही सोच से नहीं होना चाहिए, स्पेंडिंग पे कंट्रोल रखिए, सेविंग ज्यादा से ज्यादा कीजिए, खर्चा करने के बाद सेव नहीं करना है, सेविंग करने के बाद खर्चा करना है। और सबसे मेन, आज अभी अप्रैल का महीना है, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है और इस नए फाइनेंशियल ईयर में पहला सेशन लेने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे अपने डायनामिक प्रेसिडेंट एलो जेसीआई ग्रेप सिटी के जेसी विनायक जी पटेल सर ने दिया, उनका तहे दिल से धन्यवाद। ये जो आने वाला साल है, ये जो अभी साल शुरू हुआ है, मान लो ये आपके हेल्थ बहुत अच्छी रखे तो टेंशन नहीं, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस रहे, बहुत ज्यादा आपके लाइफ में खुशियां आए, दिन दुगनी रात चौगनी आपकी तरक्की हो, यही आशा के साथ अलविदा। धन्यवाद। ओवर टू प्रेसिडेंट सर। थँक्यू व्हेरी मच नितेश सर. खूपच सुंदर आणि एक्सलंट असं सेशन होतं की प्रत्येक टॉपिक तुम्ही स्लाइडद्वारे जे समजत होतं ते नक्कीच खूप सुंदर आणि खूपच योग्य आणि आपल्या जीवनात जी महत्वपूर्ण माहिती पाहिजे आपल्याला लाईफमध्ये ती एकदम सुंदर पद्धतीने तुम्ही सांगितली की LIC चे कुठले प्लॅन्स असतात, की टर्म प्लॅन म्हणजे काय, एनरोलमेंट म्हणजे काय, होल लाईफ म्हणजे काय आणि पेन्शन प्लॅन म्हणजे काय, किंवा बोनस घ्यायचा असेल तर किती वर्ष मिनिमम तुम्ही LIC मध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे, कमीत कमी 16 वर्षानंतर जर तुम्ही टर्म घेतला तर तुम्हाला किती बेनिफिट मिळू शकतो, लॉंग टर्म इन्शुरन्स मध्ये तुम्हाला किती फायदा होऊ शकतो, इन्व्हेस्टमेंट कशीच लहान वयापासूनच जर केली तर भविष्यकाळ कसा आपला सुकर होतो, त्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही एकदम मॉनिटर करून आणि व्यवस्थित पद्धतीने सांगत होत्या. खूपच सुंदर असं सेशन होतं सर आणि खूप महत्वपूर्ण माहिती आज मला मिळालेली आहे, माझ्या मेंबर्सला पण तुमच्या माध्यमातून मिळालेली आहे. त्याबद्दल आपलं खूप खूप आभार की सुंदर असं सेशन तुम्ही घेतलं. मी या ठिकाणी उपस्थित देवेंद्र सर उपस्थित आहे, त्यांना एक दोन शब्द बोलण्यासाठी मी विनंती करतो की त्यांना आजचं सेशन कसं वाटलं सर. ते पण स्वतः या सेक्टर मध्ये आहेत तर ते नाही थोडस दोन शब्द त्यांनी मांडावे. खूप सुंदर बरं का सर, खूप सुंदर, धन्यवाद खूप धन्यवाद सुरेख सर। स्लाइड प्रेझेंटेशन पण एकदम छान आणि धन्यवाद धन्यवाद। खरंच अर्जुनाला जसं एक कृष्ण सारथी झाले तर नक्कीच प्रत्येक फील्ड मध्ये आपल्याला सारथीची गरज आहे आता. कारण जसं तुम्ही बघितलं दाखवलं तुमच्या स्लाइड्स मध्ये की वेगळे रॅपिडली चेंज होत आहे. म्हणजे टाईपरायटर गेला आता कम्प्युटर आला, त्यानंतर लँडलाईन गेलं, मोबाईल आलं, तर तुम्ही त्या स्लाइड्स मधून सुंदर दाखवलं की चेंजेस हे तुम्हाला ग्रहण करायलाच लागतील, तुम्हाला एक्सेप्टच करायला लागेल की मला आता प्रत्येक वेळी जनरल प्रॅक्टिशनर जाऊन होणार नाही, मला आता काय म्हणतो जो मास्टर माणूस आहे जो स्पेशलाइज्ड आहे त्याच्याकडे जावं लागेल आणि ती काळाची गरज आहे. ती कोणत्याही फील्ड असो, म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट ठीक आहे पण प्रत्येक फील्ड मध्ये ती गरज आहे. पण मग ते तुम्ही आपल्या फील्डमध्ये या फील्डमध्ये एकदम कोरिलेट केलं आणि सरांनी सांगितल्याप्रमाणे 15 वर्षाच्या पुढे प्लॅन ठेवल्यानंतर काय बेनिफिट होतो, त्याचे व्हॅल्यूज काय वाढतात, रिस्कवर कसा वाढतो, प्रीमियम कसा कमी लागतो, बऱ्याच गोष्टी तुम्ही कमी वेळात चांगला कव्हर केलं आणि खरंच वेळ कमी होता पण मग सेशन मस्त झालं, एकदम छान. येस सर, थँक्यू सर. मी पीपी रिमार्क साठी जेसी सहयोगी वाघमारे यांना विनंती करतो की त्यांनी एक पीपी रिमार्क द्या. हॅलो येस सर. हॅलो, आवाज येतोय ना? हा येतोय येतोय सर, येतोय, बोला. काही नाही, म्हणजे ऍक्च्युली प्रेसिडेंट साहेब आज गुरु नानक जयंती नाही, दोन्ही असल्यामुळे काही संख्या कमी होते का आज? काही आपल्या लोकांचे बरेच हे होते, कारण की मग हा, महावीर थोडस डेट जयंतीमुळे. चेंज करून परत म्हणजे हा प्रोग्राम ठेवा. खूप छान झाला सुंदर सेशन प्रोग्राम. होतं. बरोबर आणि बरोबर. एक ऑफलाईन सुद्धा सेशन कधीतरी ठेवा व्यवस्थित सगळ्यांसाठी. आणि खूप स्लाइड वगैरे शो आणि इन्व्हेस्टमेंट LIC असेल, शेअर्स असेल किंवा इतर सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन असेल, त्याचे प्रत्येक फीचर्स, प्रत्येक गोष्ट त्यांनी अतिशय म्हणजे व्यवस्थित एकदम मुद्द्यासहित पटवून सांगितली. स्लाइड पण खूप चांगल्या होत्या. तर अतिशय सुंदर कार्यक्रम झाला. तर परत एकदा व्यवस्थित हे करून सगळ्या मेंबरसाठी नक्की. कसं Yes, देता येईल ऑफलाईन किंवा कसं ते प्रेसिडेंट टाईप तुम्ही बघा. आणि खूप चांगला कार्यक्रम झाला, एकदम छान झाला. येस सर, नक्की. तुमचं सजेशन एकदम योग्य आहे सर. आपण नक्कीच हे सेशन पुन्हा एकदा आयोजित करूया आणि मोठ्या संख्येने आपल्या मेंबर्सला कसं करता येईल ते ऑफलाईन आपण आज घ्यायचा हे प्रयत्न करूया. सण असल्यामुळे एखाद्या असं झालं असेल कदाचित.
येस येस येस. ओके. आता ते प्रथमतः मी या ठिकाणी उपस्थित आपले सर्व मेंबर्स यांचं खूप खूप धन्यवाद करतो आणि या ठिकाणी जे श्री मितेश साजेड सर यांनी माझ्या शब्दाला मान देऊन आज या ठिकाणी उपस्थित राहिले आणि सेशन त्यांनी फार सुंदर पद्धतीने आणि खूप सोप्या अशा भाषेत आमच्या सर्व मेंबर्सला त्यांनी समजून सांगितलं, त्याबद्दल मी त्यांचं या ठिकाणी खूप खूप आभार व्यक्त करतो. त्याच पद्धतीने या ठिकाणी उपस्थित श्री देवेंद्र शिंदे सर यांचं या ठिकाणी मी खूप खूप आभार व्यक्त करतो. तसेच पास्ट प्रेसिडेंट सर जसे सहयोगी वाघमारे सर हे पूर्ण सेशनला उपस्थित, त्यांचे मी या ठिकाणी खूप खूप आभार व्यक्त करतो. तसेच या ठिकाणी उपस्थित सर्व LGB मेंबर्स आणि सर्व आमचे टीमचं जेसी ॲग्री टीमचं मी या ठिकाणी खूप खूप आभार व्यक्त करतो आणि आजची मीटिंग संपली असं मी जाहीर करतो. धन्यवाद सर. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू. थँक्यू सर.